अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शवाद अपनी वीकली वीडियो ला के सर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। देखिए ना, हम लोग एहतियात नहीं करते, फिर सारी चीज़ों का जो ज़िम्मेदार हम गवर्नमेंट को ठहरा देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ों का कह लें कि जिम्मेदारी आती है, लेकिन उससे पहले जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, गवर्नमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शंस जारी करती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हमने एसओपीज़ का ख्याल किया होता कोरोना के सिलसिले में, तो दोबारा हमें लॉकडाउन का मुंह ना देखना पड़ता। तो अब देख लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, कुछ शहरों को बिल्कुल जो है वो लॉकडाउन के सर्कल में ले आए हैं। और इस तरह से अब जाहिर सी बात है, स्कूल जो बड़ी मुश्किल से हमें लग रहा था कब खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी, कॉलेजेस खुल जाएंगे, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो चुके हैं। तो खुदारा कोरोना वैक्सीन लगवाइए। मैं डस्का में था, तो जिस दिन मैं वो सेकंड डोज में लगवाने गया, तो मैंने एक बुजुर्ग डॉक्टर के पास देखा, डॉक्टर वैक्सीन लगाने वाला था उनको, लेकिन उसके बावजूद कहते डॉक्टर साहब ना लगवाएं तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये इस तरह का जो एटीट्यूड है, ये बिहेवियर हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। और एक चीज़ जो गवर्नमेंट आपको फ्री फंड दे रही है, तो मेरे ख्याल में उसको लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, मार्केट के अंदर प्रोपोगंडा और रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो आप मेरे ख्याल के उन रिपोर्ट्स की तरफ तवज्जो ना दें और अपनी ज़िंदगी जो है उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश है उसको करें। जो हमारे इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी है कि जिसमें हर नए दिन के साथ नया इशू आता है। जो पिछले इश्यूज़ होते हैं वो नए इशू के नीचे दब जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर जो सोशल मीडिया उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट है उसकी वो कामयाबी हो किसी मामले में, तो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करती है उसको कि आम बंदा ये समझता है कि पता नहीं पाकिस्तान जो है बस वो आने वाले अगले 5-10 मिनटों में दुनिया की जो सुपर पावर है वो बन जाएगा। बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें दिलो जान से मेहनत करनी होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी, वरना फिर वो यही होगा कि चूँकि हमारे सारे ट्वीट्स हवा में होते हैं, हमारी सारी हुकूमत के अहकामात हवा में होते हैं, फिर हमारी इकॉनमी भी हवा में ही होगी। तो अगर आपने हकीकत में कुछ देखना है कि पाकिस्तान जो है उसकी ग्रोथ, या पाकिस्तान में पॉवर्टी का ख़ात्मा, या पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर वकूफ़ पज़ीर होना, या मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो अपनी बिल्कुल लोएस्ट सतह पे आ जाए, तो उसके लिए हमें सारों को अपने अपने हिस्से का जो फ़र्ज़ है इस मुल्क के कंट्रीब्यूशन में वो अदा करना चाहिए। तो आए हम आते हैं कुछ चंद खबरों की तरफ, जिसके ऊपर इस दफ़ा गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा वो शाबाशियाँ भी इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। कहा यह जा रहा है कि ज़र मुबाला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। ये वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो तकरीबन आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसकी जो मजमूई मालियत है वो 27 अरब 22 करोड़ 77 लाख यूएस डॉलर है। अब कहने को तो ये कहते हैं कि जनाबे वाला ये मुल्क की जो तारीख है उसमें सबसे बुलंद तरीन जो वॉल्यूम है इसका फॉरेन रिजर्व्स का। इसी तरह वो कंपेयर करें कुछ पिछले सालों से, तो उसमें देखा जाए तो हम जो पिछले सालों को छोड़ें उसमें देखते हैं कि इजाफा किन वजूहात की बिना पे हुआ है। अब आईएमएफ से 2 अरब 75 करोड़ 18 लाख डॉलर का फंड वसूल हुआ। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाद सरकारी ज़खायर में 2 अरब 56 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। ज़र मुबाला के ज़खायर सरकारी ज़खायर 20 अरब 13 करोड़ 56 लाख डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 8 करोड़ 21 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये मैंने पहली दफ़ा ये सुना है कि शायद इससे पहले मैं अपने किसी वीलॉग में इस्तेमाल कर चुका हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो मैनिपुलेशन है वो बड़े मुख्तलिफ तरीके से हो रही है। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे जो आपको पैसा मिल रहा है उसको हम फॉरेन रिजर्व के खाते में असल तौर पे गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वाला एफडीआई है तो वो भी फॉरेन रिजर्व के खाते में आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंस है तो वो भी फॉरेन रिजर्व के खाते में आ रहा है, आपको हम कर्जा ले रहे हैं तो वो भी फॉरेन रिजर्व के खाते में आ रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि फॉरेन रिजर्व जो है इसका मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी जो मालियत है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि डॉलर जो है वो भी तो अपनी बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। उसकी पाकिस्तान के अंदर जो रुपीज़ की फॉर्म में कीमत है, तो ये बेसिकली चल क्या रहा है, क्या वो मिसिंग लिंक्स जो हैं वो हुकूमत को समझ नहीं आ रही। और जहाँ तक फॉरेन रिजर्व्स की बात है, आप देखना इसमें यह है कि इसमें स्टेबिलिटी कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस हफ्ते में बुलंद तरीन सतह पे चले गए हैं,
अगले वीक में जो हम बिल्कुल जो नीचे वाली सतह उस पर आ जाएंगे। तो कंटिन्यूटी जो है ना, सस्टेनेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो उसका उसका मेरे ख्याल में होना बहुत ज़्यादा मानी खेस है। अदरवाइज़ तो फिर ये खबर ही है कि छोटी सी, क्योंकि इसका मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी जो है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। तो इस खबर को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहिए था। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि इस हफ्ते रुपया जो है वो तकरीबन 168 से 169 पे चला गया। रुपये की कमी, कदर की कमी की वजह से तकरीबन 29 खरब का हमारे बैरूनी कर्ज में इजाफा हुआ है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि हम तो शुरू से कह रहे हैं जी फलानी भी चीज़ ठीक नहीं है, 3 साल हो गए मैं ये कहते हुए, जो पिछले कर्ज़ों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, पॉलिसियाँ उनके इकनॉमिक पॉलिसियाँ नहीं थी उनके पास, आल दो हम अभी तक अपनी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए। तो ये सारी चीज़ें जी, हमारा इतना कर्जा चढ़ गया है कि वो कर्जा जनाब पिछला जो उसको उतारने में हमें नया कर्जा लेना पड़ रहा है। उसमें जो एक रीज़न इन्होंने ये लिखी है कि मुल्की कर्जे में इजाफे की बुनियादी वजह सूद की मद में 75 खरब की अदायगियाँ हैं। और उसमें अब इन अदायगियों करने के लिए मुल्क के अंदर माली और ज़री पॉलिसियों के अंदर बड़ी एडजस्टमेंट भी की गई हैं। तो ठीक है, वो कर्ज तो उतारना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है मुल्क की माशियत है, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, अब हमें जो देखा जाए तो कह रहे हैं अब सरकारी कर्जे जो हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है रुपये की कदर के अंदर कमी हुई है, वो भी रकम डाल लें और तकरीबन 399 खरब रुपये तक पहुंच गए हैं। और इसमें कहा यह गया है कि 3 साल में कर्ज 149 खरब बढ़ गया है। टोटल कर्जा जो पाकिस्तान का है वो 399, जिसको पंजाबी में 99 कहते हैं, 399 खरब तक पहुंच गए हैं। उसमें 149 खरब कर्जा जो है वो पिछले 3 सालों में लिया गया है। और हुकूमत ने तकरीबन एक दिन में 13.6 अरब का कर्जा लिया है। और इसको हम जब कंपेयर करते हैं नून काफली की हुकूमत के साथ, जो रोना रोया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में मुल्क के साथ पता नहीं क्या हो गया, मुल्क जो है वो जब जब हमें मिला था तो दो तबाही के दाने पे खड़ा था, हमने आके उसको संभाला दिया है। वो देख लें कितना संभाला दिया है इन्होंने, कि इन्होंने इन 3 सालों में जो कर्जा लिया है वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में कर्जे लिए थे उसका 82% बनता है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें जब मतलब कितनी तरक्की मुल्क के अंदर हुई है, कितनी सच्ची चीज़ें जो हैं वो हमें बताई जा रही हैं। ये तो कहना बड़ा आसान होता है कि जो पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, या पिछली गवर्नमेंट है उन्होंने जनाब बोला कर्जे का सही इस्तेमाल नहीं किया। अभी एक और ख़बर आपके आएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या अब हमारा लेवल जो वो यहाँ तक चला गया। तो इसमें जनाब बोला आप देख लें कि हर दिन नए दिन के साथ 13.6 अरब पाकिस्तान रुपये का कर्जा जो है वो ये गवर्नमेंट ले रही है। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा कर्जा जो डेली लिया जा रहा है इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, ये ज़ाहिर सी बात है लोगों को पूछना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद अब जब आ जाएँ कि अगर हम जुलाई की सिचुएशन देखें तो हुकूमत ने तकरीबन 1.6 अरब डॉलर के कर्जे लिए, कर्जे ज़रे वाल ज़खायर बढ़ाने। अब ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, आप एक्सप्रेस न्यूज़ जो है उसमें देखें ये खबर लगी हुई है कि जैसे आपसे मैं कह रहा था कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम फॉरेन रिजर्व में डाल देते हैं, फॉरेन रेमिटेंस को भी फॉरेन रिजर्व में डाल देते हैं, जहाँ बोला फिर हम जो कर्जा लेते हैं उसको भी फॉरेन रिजर्व डाल देते हैं। अब तो ये खुद कहा जा रहा है कि कर्जे ज़रे वाले ज़खायर बढ़ाने और पहले से लिए गए कर्जों की अदायगी के लिए हासिल किए 1.2 अरब डॉलर बजट सपोर्ट और 176 मिलियन डॉलर का कर्ज खाम तेल की पैदावार के लिए लिया गया। अब आप इस तरह कर्जे लेके आप फॉरेन रिजर्व को बढ़ाएंगे और हमें बताएंगे, तो जाहिर सी बात है पिछली बात में भी करके गया हूँ कि ये जो फॉरेन रिजर्व हैं ये किसी ख़ास वक्त के लिए अगर आप उसकी मालियत को संभाला दे सकते हैं फिर तो शायद जो आपकी इकॉनमी है उसको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन आज ये 27 अरब चले गए हैं, कल ये 25 हो जाएंगे, परसों 20 हो जाएंगे, उससे एक दिन बाद जो है जब ये 19 हो जाएंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई आम आदमी जो है उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि ये फॉरेन रिजर्व करंट अकाउंट डेफिसिट जब सरप्लस में जाता है या ट्रेड डेफिसिट जब सरप्लस में जाता है तो उसको उसके फ़ायदे जो हैं वो आम लोगों तक पहुंचने के लिए उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर का बटन नहीं बस आप एकदम से दबा दो तो फ़ौरन जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू वो उसका असर जो है वो बेनिफिशियल असर जो है वो गरीब आदमी तक पहुँच जाए। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल करना चाहिए जब हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं या जब हम कोई छोटी सी खबर को हाथी जितना बड़ा बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। ले जी आज जो आपसे मैं बात कर रहा था कि कहा यह जा रहा है कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने सियालकोट से खारियां मोटरवे जो है उसका इफ्तिताह किया। हाल तो वो ये लाहौर सियालकोट मोटरवे जो बना था उसके प्रोजेक्ट में शामिल था, लेकिन हो सकता कौन से रीजंस या उसकी वजह से उसको भी स्टॉप कर दिया गया हो।
तो उसका इफ्तिताह जनाब वाला किया है। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि पिछले दौर में बनाई गई मोटरवे से मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। चलें जी, अब ये सियालकोट से खारिया मोटरवे जो इसको जब वाला पर लग जाएंगे, ठीक है, तो ये जो ही हम इसके ऊपर गाड़ी खड़ी करेंगे तो ये हमें हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है ये हमें इस्लामाबाद पहुंचा दिया करेगी। पता नहीं किस तरह की थकी बातें करते हैं। अच्छा, आप हमें बता दें कि ये जनाब वाला आप जो सियालकोट से खारिया मोटरवे का जो इफ्तिताह किया है उस वो कैसे मुल्क को कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, वो भी सुन लें जी। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि स्वाद मोटरवे के जरिए ईद के दिनों 27 लाख गाड़ियाँ गईं। मुल्क में सियाहत का शोबा बड़ा और अहम है। मोटरवे से सियाहत के शोबे को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। डॉलर्स बढ़ाने के लिए सनतों और सियाहत पर तवज्जो देनी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हाल रुकावटों को दूर करेंगे। ये कब दूर करेंगे जी? 3 साल तो हो गए इनको दूर करते हुए। अब मजीद ये अब अगला साल जो इलेक्शन कंपेन का साल होगा, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई जो अवामी इशू है उसके ऊपर कोई बात होगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मुल्क में संतों की ज़रूरत है। संतों के बगैर मुल्क तरक्की की रफ्तार सुस्त रहती है। ये तो मैं जब मास्टर कर रहा था इकनॉमिक्स उस वक्त ये बात पढ़ते थे तो आप तो कहेंगे 12 साल से पुरानी बात जो चलती है, इसमें नई बात क्या है? हमने छोटे और दरमियानी संतों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। हाँ जी, बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर छोटे बड़े 25,000 कारोबार बंद हो गए हैं। इतनी आसानियाँ पैदा की हैं उन्होंने। सड़कें, स्कूल और दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड इस्तेमाल किए जाते हैं। मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा। हम कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन संतों को सहूलतें दिए बगैर मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। कर्ज कैसे उतारेंगे? अब डेली आप 13.6 अरब रुपया जो कर्जा लेंगे तो कर्ज कैसे उतरेंगे? और आप जब पिछली हुकूमतें जिनके ऊपर आप कहते पिछले 10 साल से मुल्क जो है उसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई जनरल उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई उनकी इकनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, तो वो लूट के खा गए। तो उसी का 82% जनरल आपने 3 सालों में कर्जा ले लिया। तो आप अपनी तरक्की की रफ्तार खुद देख लें। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि लेकिन संतों की सहूलतें दिए बगैर मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। हम इस इलाके में बड़े पैमाने पर संतें लगा सकते हैं। ज़्यादा आबादी की वजह से इस इलाके की अहमियत भी ज़्यादा है। वो संतें तो लगा सकते हैं, क्वेश्चन ये कि संतें लगाई क्यों नहीं जा रही? जहां ये स्वाद की बात की जा रही है, अगर आप मेरे पिछले 2-3 वीलॉग्स देखे होंगे आपने, तो मैंने स्वाद पहुंचने का जो हाल था वो आपको मैंने बता दिया था। यकीन करें, ये जो ही हम ये सी पैक का जो रोड है वो जो माशाल्लाह 2 टनल भी पाकिस्तान के अंदर बने हैं। वो 8 से 10 किलोमीटर लंबी वो पहाड़ों के अंदर से वो सुरंगें उनको कह सकते हैं, आम जुबान में बनाई हैं। वो गुजर के जो ही जब हम वो जाते हैं आगे, मुझे याद है कि जब हम घुराट वैली पहुंचे थे तो उससे पीछे थल का एक इलाका आता है। तो मैंने इनसे कहा था भाई साहब यहाँ से वापस चले जाएं, मैंने आगे नहीं जाना। इस कदर रास्ता ख़राब था, यकीन करें कि मुझे मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अपनी मुझे व्हीकल दी हुई है, तो मेरा दिल करता है मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। ये पता नहीं सांबर नगर बैठ के कैसे कह देना जी सियाहत बढ़ जाएगी। अरे अल्लाह के बंदे, आप वो जाना है हेलीकॉप्टर के ऊपर, या आप तो हवाई सफ़र करेंगे, आप तो वो रास्तों से जाएंगे। जब आप कच्चे रास्तों से जाएंगे, जब ये पेड़ के अंदर खलियाँ, पंजाबी में लोग खलियाँ जब पड़ेंगी ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ लोग कितनी मुश्किल से पहुँचते हैं। ये स्वाद की जो बात करें, आबशार थी जिसके ऊपर हमने एक वीलॉग किया था, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो मैं बता सकता हूँ कि हम लोग किस तकलीफ में थे, हमारा खुदा जानता है। तो मुझे ये बताएं, क्या इस तरह से आप टूरिज्म जो उसको अट्रैक्ट करेंगे उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं, बजाय कैसे चुटकी मारे कि चुटकी के अंदर जहाँ पर हम 10 अरब डॉलर जो है वो तो हम ऐसे ही कमा लेंगे टूरिज्म से। वो पिछले साल की चुटकी बजी, कोई बंदा बता सकता है कितने अरब डॉलर जो है उस चुटकी से आ गए हैं? तो खाली पीली इन बातों के ऊपर जब बहस करते हैं, और मुझे ये आपको कैसे पता है कि जो इससे पहले जो मोटरवेज बनी उसका सही तरह फायदा नहीं हुआ? ये तो हम लोगों से पूछें जो मोटरवे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक काम जरूर हुआ पिछले 3 सालों के अंदर कि मोटरवे के ऊपर जो टूल टैक्स है वो हर चौथे 5 महीने के अंदर उसके अंदर 10% इजाफा हो जाता है। ये इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम यहाँ से GT रोड से इस्लामाबाद जाएँ, मेरा ख्याल है कि वो इतने टूल टैक्स, मतलब थक ज़्यादा टूल टैक्स देते हुए ना। तो ये काम आपने किए हैं बहुत अच्छे। क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि पीछे जो मोटरवेज थे उसका सही तरह इस्तेमाल? इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना जिसके आप एग्जांपल देते हैं, जब उन्होंने करोड़ों लोगों को, ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाला, उन्होंने जनाब बोला उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी है। आप जाएँ, आपको पता चलेगा कि कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली चाइना ने अप्लाई किया है। आपको वहाँ पता चलेगा कि अर्बनिज्म क्या होता है। आपको वहाँ पता चलेगा कि शहरों का दूसरे शहरों के साथ कनेक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब जाहिर सी बात है, आप कहते थे कि हमारा चाइना बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 10% ही सीख लें।
तो शायद उससे पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। अब वो कहते हैं जी क्या कहते हैं उसको, एक ये भी बयान है कि लोग टैक्स नहीं देते लेकिन कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, लोगों को हालत नहीं थी टैक्स देने की, क्योंकि आपने उनसे कहा जी हम एक चुटकी मारेंगे $200 जो है वो तो पाकिस्तान में जो बाहर पड़ा वो आ जाएगा, और $100 हम IMF के मुंह पर मारेंगे, और $100 जो हम यूं कर देंगे, और वो एक रहता बात है कि अपने $6 के एवज पूरा पाकिस्तान ही भेज दिया IMF को। तो जाहिर सी बात लोगों ने पूछना तो है आपसे। आपने कहा था जी हम जनाब वाला जो पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है वो सारे का सारा पैसा रिकवर करेंगे। अगर को आपने कोई चुन्नी एक टेढ़ी पैसा आप तो बता दें, नहीं किया कोई भी। आपने लोगों को ख्वाब दिखाया था हम रियासत मदीना बनाएंगे, लोग पूछते हैं वो रियासत मदीना किधर है। तो इसमें मेरा तो ख्याल नहीं कि लोगों का कसूर है, वो थोड़ा सा हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आया कि हमने वो सारे जो वादे किए थे क्या उनमें से कोई एक वादा भी हम डिलीवर कर पाए हैं। अच्छा जी, एक जो बड़ी अच्छी क्या कहते हैं उसको खबर जो थी जिसके लिए पीछे तो बहुत ज़्यादा जो है प्रिंट मीडिया के ऊपर उसका एडवर्टाइज किया गया इसको। उसमें क्या था कि 16 अरब का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 1 साल के लिए मौखर, पहले पायलट प्रोजेक्ट लाने का फैसला। रिसर्चर हूँ, इन चीज़ों को मैं भी थोड़ा सा समझता हूँ कि जब भी कभी हम कोई हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता था, बल्कि मुझे अच्छा वाला याद है कि सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर में अभी अगर सच मैंने करियर शुरू किया था, तो वहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट ऊपर काम करने लग गए जहाँ वाला। तो प्रोजेक्ट ऊपर काम करने से पहले हमने एक पायलट जो था ना, वो एक बड़ा सर्वे करने से पहले हमने एक पायलट सर्वे किया था। तो उसके बाद हम जो है वो जो बेसिक ओरिजिनल सर्वे जो था उसकी तरह हम मूव किए। तो इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट जब आप लॉन्च करते हैं उससे पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं छोटे पैमाने के ऊपर कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं कि जिनको हम अभी से कवर कर लें, ताकि बड़े पैमाने के ऊपर जाकर परेशानियां हमें ना हों। तो वो देखें, वो हमने जनाब बोला पायलट प्रोजेक्ट किया ही नहीं है, उसके बगैर ही जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है। तो वो वही बात है ना सर, कि वो चूँकि आवाम का पैसा है तो ठीक है, वो मौजें करो लगाओ, कुछ चले गया ना चला, 5 साल पूरे जाएंगे, उसके बाद हमने किसी ने क्या पूछना है और क्या हमने जवाब देना है। इस गवर्नमेंट ने जो लोगों को ख्वाब दिखाए थे उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को बड़ी केयर के साथ चलने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद इन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा दी है। अच्छा, अब आ जाएँ जो दूसरी चीज़ें। अब हम इन्फ्लेशन के ऊपर बात तो बिल्कुल हमें करनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब हर बंदा जो है वो आदी हो चुका है इन चीज़ों को सुनने के लिए, और ज़हनी तौर पर तैयार है कि इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं होना। मतलब कि आप अगर देखा जाए तो आटा जो है उसका 10 किलो का थैला या 20 किलो का थैला जो उसके अंदर हर दूसरे दिन कीमत बढ़ती है। तो 20 किलो का आटे का थैला जो मज़ीद 30 रुपये महंगा हो गया है। अब ये 30 रुपये महंगा होने के साथ 1150 रुपये कीमत इसकी हो गई है। अब जो रोटी का जो सरकारी रेट था वो तकरीबन 8 रुपये था, जो अब 10 रुपये हो गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो मिल्स मालकान है उनको सरकारी कोटे में से गंदम नहीं दी जा रही, लेकिन अलीम खान साहब कहते हैं जी गंदम पाकिस्तान के अंदर बड़ी वाफर मकदार में पड़ी हुई है, और अगर वाफर मकदार में पड़ी हुई है तो मिल्स मालकान जो है उनको सरकारी रेट के ऊपर गंदम मिलनी चाहिए, ताकि सस्ती रोटी जो है उसका ख्वाब पाकिस्तान के अंदर पूरा हो सके। खुदा हाफिज़।